हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। यार अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे एक प्रश्न पूछा करते हैं कि क्या अपनी तैयारी के पहले ही दिन से हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर कई बार क्वेश्चन ये भी रहता है कि आंसर राइटिंग का सही समय क्या है, मतलब किस टाइम से हमें जो है वो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि आंसर राइटिंग इज अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ यूपीएससी के जर्नी। ये एकदम इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में पहले तो प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मतलब क्यों आंसर राइटिंग इतनी जरूरी है? तो यार सिंपल सी बात है कि यूपीएससी में आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। ठीक, आप चाहते हो कि आप सिलेक्ट हो जाओ, और सिलेक्ट होने के लिए आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो अंक हैं, वो प्री के काउंट ही नहीं होते। तो आप कितना भी अच्छा नॉलेज लें, कितना भी अच्छा आपको नॉलेज हो, भाई प्री किसका टेस्ट है? नॉलेज का टेस्ट है। अब आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज है तो वो केवल यूटिलाइज होता है ज्यादातर केस में प्री में। मेंस में जो चीज है वो होती है आपका नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन। जो मेंस है इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज। प्री कौन क्वालिफाई करेगा? जिसके पास नॉलेज होगा। और मेंस कौन क्वालिफाई करेगा? जिसके पास नॉलेज का अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने की स्किल है। वन हु हैव अ गुड स्किल टू रिप्रेजेंट देयर नॉलेज विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। जिसके पास अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की अच्छी स्किल होगी वो आगे मेंस क्वालिफाई करेगा। अदरवाइज भाई सिंपल सी बात है, नॉलेज तो सभी के पास है जो मेंस देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्री क्वालिफाई करा ही है। ठीक है, तो इसको समझ लो कि आंसर राइटिंग तो जरूरी है। जो उत्तर लेखन है, जो उत्तर का लेखन है, यह बच्चों अति आवश्यक है। यही आपका मुख्य आधार है, मेन बेसिस है आपके सिलेक्शन का। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन कब से स्टार्ट करें? कब से हम अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? अब यहां ध्यान से सुनो, मैं आगे आपको कुछ भी बताऊं उसके पहले आप इस उदाहरण से समझो। मान लीजिए ये एक बैच है, स्टडी IQ का सबसे प्रीमियम बैच, एक ऐसा बैच जो कि आपको एकदम शुरुआत से, मतलब बच्चा जो है वो इन बैचेस में जब आता है तो वो जीरो पर भी हो, अगर भाई आगे का नॉलेज है उसे, अगर थोड़ा सा यूपीएससी पढ़ रखा है, उसे समझ है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो शून्य पर भी सवार है, उसे कुछ भी नहीं पता है, तब के केसेस में भी स्टूडेंट जो है वो 100% तैयारी कर सकता है। ठीक, क्योंकि इन बैचेस को स्ट्रक्चर ही इसी प्रकार से किया गया है। फाइन, इनमें पहले तो आपको जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कोर्स दे दिया जाता है। आराम से जब समय रहे तो देखिए, और नहीं भी देखते हैं तो क्लासेस जब आप अटेंड करेंगे आपको उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड रहेगी। क्लास में आपको एनसीईआरटी को आधार बनाकर सारी चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए, इनमें एक तो पहली बात, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले, कि ये जो बैचेस हैं ये बैचेस आपको 2026 के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, 2026 के लिए भी मिलेंगे। इवन ये जो 26 वाला बैच होगा वो फाउंडेशन बैच होगा, मतलब पूरी तैयारी होगी इसमें। लेकिन अगर आप 2027 में भी एग्जाम देंगे, 28 में भी एग्जाम देंगे, तो इसके लॉन्ग टर्म बैचेस भी अवेलेबल हैं, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अब मैं जो सुविधाएं बता रहा हूं सब में कॉमन है, बस ड्यूरेशन का डिफरेंस है। देखो, आप जब इन बैचेस में एनरोल करोगे तो पहली बात तो यह है कि आपको इसमें प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ में आपको जो है वो ये बैच टेक्निकली 100% फ्री मिलेगा। 100% कैसे? तो इसमें जैसे ही आपका प्री जो है वो क्वालिफाई होगा, आपकी पूरी फी रिटर्न कर दी जाएगी, आपकी फी जो है वो आपके पास। लेकिन आपके पास मौका यह भी है कि हर माह टेस्ट होगा इसमें, और वो टेस्ट कैसा होगा ये भी मैं बता देता हूं। मेक श्योर कि ये टेस्ट वही होगा जो आपको पूरे माह पढ़ाया गया है। अब भाई अगर आप एक ईमानदार बच्चे हो, एक ईमानदार स्टूडेंट हो, तो आप ठीक से तैयारी करोगे। ठीक से तैयारी करोगे तो महीने भर जो आपको चीजें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, आप उन्हें कंसेप्चुलाइज करोगे, उसे सिंक इन करोगे। सिंक इन करने के बाद आप जो है वो पूरे माह का टेस्ट दोगे। टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाओगे तो आपका 11,000 का कैश प्राइज आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोर्स चला आपके जो है वो 12 महीने 14 महीने का कोर्स है, वो पूरा चला आपका।
अब ना अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बैच में आप टॉप आए, हर बार आप हर माह टॉप आए, लेकिन भाई आप किसी माह तो अपने पढ़ाई के पीक पर होगे जब आप सारी चीजें ठीक से समझ रहे होगे। तो 2-3 माह भी अगर आपने ठीक से तैयारी करी और आप इस रैंकर्स टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर आए तो आपको 11,000 के कैश प्राइज मिलेगा। लगभग जो फी आप पे करेंगे वो तो आपके प्री क्वालिफाई करने से पहले ही आपके अकाउंट में वापस आ चुकी होगी। ठीक है, तो टेक्निकली दे आर फ्री बैचेस, लेकिन ये उन्हीं के लिए फ्री हैं जो कि सच में मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, ये दिखाता है इंस्टीट्यूशन की इंटेंशंस को, संस्थान की मंशा को। भाई संस्थान ये हमेशा चाहेगा कि भाई डिजर्विंग स्टूडेंट है तो भाई वो अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखे कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाने के लिए स्थापित हुआ है, तो भाई वो पढ़ा तो अच्छे से देगा। अब अगर आप में अच्छी क्षमता है तो आप जो है अच्छे से पढ़िए और अपनी फी हमसे वापस ले लीजिए। तो इन बैचेस में नहीं आने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं जो है वो आर्थिक रूप से थोड़ा सा सशक्त नहीं हूं, तो भाई अपने ऊपर विश्वास रखो, आप मानकर चलिए कि आपको आपकी फी तो 100% रिटर्न होगी ही। ये तो ऑन रिटन ऑन पेपर होता है कि भाई आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो। अब अगर आपने पूरे माह ठीक से पढ़ा तो आप 10 में से अगर 10 सही प्रश्न कर पा रहे हो और एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, तत्काल उत्तर दिखेगा आपको, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। भाई अगर मैंने मुझसे आपने जो है वो 100 प्रश्न पूछे और 100 के 100 अगर मेरे सही हैं तो भाई मैं रैंक फर्स्ट पर हूं, ये तय बात है और मुझे कैश प्राइज मिलेगा। और भाई 100 से ऊपर तो अंक कोई ला नहीं सकता। अगर 10 लोग भी रैंक फर्स्ट पर हैं तो 10 के 10 को जो है कैश प्राइज मिला जाएगा। तो भाई आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो ये सारी जो सुविधाएं हैं आपको किसी भी बाधा को जो है वो पार करने में आसानी से असिस्ट कर देंगे। आप कहते हैं आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, यूपीएससी की जितनी इसकी इस बैच की फी है शायद इतने में आप सारी बुक्स और कॉपी नोट्स सिलेबस ये सारी चीजें अरेंज भी ना कर पाए। इसमें सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा, 18 किताबों का सेट है, ईच एंड एवरीथिंग। भाई बुक्स मिलेंगी, आपको सिलेबस की हार्ड कॉपी मिलेगी जो आप बोर्ड पर अपने जो है सामने जो दीवार है उस पर लगा सकते हो। आपको जो है वो मैप मिलेंगे, पेन मिलेगा, कॉपी मिलेगी, हाइलाइटर मिलेंगे। इस बैच में ज्वाइन करने के बाद आपको केवल और केवल जो है वो खरीदना पड़ेगा सिंगल पेन जिससे आप लिख सको, क्योंकि जो पेन दिया जाता है उसकी इंक तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी। सो आपको जो है किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकमात्र सोल्यूशन है फाउंडेशन बैच। मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन बैचेस में भी ना आप एक बात नोटिस करना, इसमें ना आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती है वो अलग है। फाउंडेशन बैचेस में और लॉन्ग टर्म बैचेस में अलग टेस्ट सीरीज मिलती है। मेंस की अलग टेस्ट सीरीज होगी और प्री की अलग टेस्ट सीरीज होगी, और एमसीक्यू का हर वीक टेस्ट अलग से होगा। और ये टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है, एमसीक्यू का टेस्ट अलग से होगा, वो अलग चीज है। एमसीक्यू के अलावा डेली मेंस क्वेश्चन मिलेगा आपको और डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इसी की मैं बात कर रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य मैंने आपको ये बताया। डेली मेंस आंसर राइटिंग है। अब बच्चों एक बात बताओ, प्रश्न यही है कि सर उत्तर लेखन कब से स्टार्ट करें। तो मान लीजिए मैंने जो उदाहरण दिया कि भाई हमारा जो P2I बैच है इसमें तो डे 1 से आंसर राइटिंग कराई जा रही है। फाइन, आप पहले दिन जब जिस टॉपिक को पढ़ोगे उसका जो है वो मेंस का प्रश्न, मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न है वो आपको दे दिया जाएगा डे फर्स्ट पे, पहले ही दिन आपको दे दिया गया। तो इसका मतलब तो यह हुआ सर कि आप अपने बैचेस में हमें डे 1 से आंसर राइटिंग कराते हो। इसका मतलब है हमें डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। नो, जी हां, यस, मेरा आंसर है नो। बच्चे डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं होती। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब है ये तो स्कैम है। सर आपके अकॉर्डिंगली ये तो फिर स्कैम हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार कर रहा है स्टडी आईक्यू हमारे साथ। भाई हमें बैच में बुलाया जाता है और हमें डे 1 से आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि लिखो भाई इसका उत्तर। ठीक, मेंटोर जो है हमें क्वेश्चन आंसर जो हम लिखते हैं उसके आंसर हम भेजते हैं टीम को, टीम चेक करती है, रिमार्क देती है और हम अपने मेंटोर से फिर पूछते भी हैं कि देखिए सर हमने जो है टेस्ट दिया था, क्वेश्चन हमें मिला था, आंसर हमने लिखा, 10 में से 6 अंक मिले और उसमें 4 त्रुटियां हमें बताई गई। आंसर में लिख कर आता है कि ये इतनी आपकी त्रुटियां थी।
फिर आपने अपने मेंटोर से, जो आपको डेडिकेटली अलॉट होगा इन बैचेस में, आपके साथ पूरी जर्नी में एक मेंटोर हमेशा उपलब्ध होंगे आपको। आप उन मेंटोर से डिस्कस करेंगे कि सर देखिए, ये मेरा जो उत्तर है उसमें कम अंक मिले हैं, इसमें ये सुधार के लिए कहा गया है, ये सुधार मैंने किया लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, व्हाट टू डू। इसका मतलब ये सब कुछ एक स्कैम है क्या, या फिर एक अत्याचार है बच्चे को ज्यादा लोड डालने का, ताकि वो जो है वो 11,000 का कैश प्राइज ना विन कर ले? तो आंसर इज नो यार। एक्चुअल में ना ये एक अलग चीज है, ठीक। डेली मेंस आंसर राइटिंग एक अलग चीज है, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी एक अलग चीज है। सुनिए, मेरे अकॉर्डिंगली, और ये मैं एक बात स्पष्ट कर दूं यार, कि ये सभी टीचर्स का ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। अब मेरा एक ओपिनियन है, मेरा अपना लॉजिक है। जितने ज्यादा दिमाग होंगे उतने ज्यादा उनके लॉजिक्स होंगे। तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमें डे 1 से आंसर राइटिंग हमसे नहीं बनती, ठीक, नहीं बनती, ठीक। जब तक आप कम से कम 2 सब्जेक्ट्स, ठीक, आप कम से कम 2 सब्जेक्ट्स ना पढ़ लो, आपसे आंसर राइटिंग नहीं बन सकती, कम से कम। नहीं तो 2 या 3 पढ़ने पड़ेंगे आपको तब, क्योंकि आंसर राइटिंग का उद्देश्य क्या होता है? आंसर राइटिंग का उद्देश्य होता है आपका एक बेटर आंसर लिखना, एक अच्छा उत्तर लिखना, अच्छा उत्तर लिखना। और एक अच्छे उत्तर की एक विशेषता होती है कि उस उत्तर में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। और मल्टी डायमेंशनल का मतलब है, आपसे प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, के भूकंप के जो है वो प्रभाव बताइए, तो आप उसमें इंटरलिंकिंग कर सको, आप भूकंप के सामाजिक, भूकंप के आर्थिक, भूकंप के राजनीतिक, भूकंप के भौगोलिक, अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर सको। तो आपको ना यहां पर एक इसेंशियल चीज की आवश्यकता होगी मल्टी डायमेंशनल उत्तर लिखने के लिए, वो है इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग, आपको बहुत सारी चीजों को आपस में इंटरलिंक करना आना चाहिए। अब डियर एक बात बताओ, जब पढ़ा ही आपने एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप जो है उसमें इंटरलिंकिंग करो? कैसे संभव है कि आप उसमें इंटरलिंकिंग कर पाए? राइट? तो ये एक बात का ध्यान रखिए कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं होती, ठीक है। आपकी असली आंसर राइटिंग तो, एक्चुअल आंसर राइटिंग तो, विच इज फोकस्ड अपॉन यूपीएससी, विल बी स्टार्ट आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ 2 और 3 सब्जेक्ट्स। आपके 2 या 3 सब्जेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद आप रियल आंसर राइटिंग करते हो। तो फिर यह प्रश्न आता है कि सर फिर ये क्या है, ये क्यों करा जा रहा है? तो मेरी बात सुनो बच्चे, ये जो करा जा रहा है ये है आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना। ये एक्चुअल में ना एक तरीका है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है भाई, 2 या 3 सब्जेक्ट होने के बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करिएगा, तो बच्चा जो है वो रिलैक्स होता है पहले, ठीक। पहले वो थोड़ी एयर लेता है कि भाई देखो क्लास हो गई, क्लास मैंने देख लिया, क्लास देखने के बाद मैंने नोट्स बना लिए, उसका रिवीजन कर लिया, अब 2-3 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो लिखना स्टार्ट करेंगे भाई। अब ना 2 या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होने में 2-2.5 महीने का समय लग जाएगा, 3 महीने का समय लग जाएगा। 3 महीने में उसका ठीक से रूटीन बन चुका होता है। मान लीजिए बैच का जो है, जैसे मैंने बताया, ये बैच मान लीजिए जो है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सुबह का ये बैच है, तो उसका ना 3 महीने में रूटीन बन जाता है। 3 महीने में उसकी आदत हो गई कि भाई सुबह जो है नहा धोकर बैठ जाए बैच में। हमने जो है वो क्लास लेना स्टार्ट करी, 11 बजे तक क्लास कंप्लीट हुई, नाश्ता वगैरह करा, फिर पढ़ने बैठे, क्लास को दोबारा देखा, नोट्स वगैरह बनाए, शाम तक जो है उसका 4 बजे तक रिवीजन हो गया, और इसके पश्चात इसके प्रीवियस ईयर PYQs देखे, और फिर अपना दैनिक कार्य जो है वो कंप्लीट करा। अब उसकी ना 3 महीने में दिनचर्या बन जाती है। अब दिनचर्या बनने के बाद ना जब 2 या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक उस दिनचर्या में कहीं भी स्थान नहीं बना होता आंसर राइटिंग का। और समय के साथ बच्चे का एंथू तो कम होता है यार, ठीक। ये तो तय बात है कि जितने उत्साह के साथ वो प्रथम दिन तैयारी करता है, 3 महीने बाद उस उत्साह में कुछ कमी तो आती है। तो इस कारण जो है वो नई चीज तो कम से कम वो ऐड नहीं कर पाता, और आंसर राइटिंग छूटने लगती है। तो इसका ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा एंथू जब है, सबसे ज्यादा स्पिरिट जब है, उस समय आप तैयारी शुरू कर दो आंसर राइटिंग की। तो आपको पहले दिन से ही इसकी आदत जो है वो क्रिएट की जाती है, प्रैक्टिस आपके अंदर डाली जाती है कि जो पढ़ा है उसे लिखो।
तो डे फर्स्ट में आंसर तो लिखवाया जाता है, पर उस आंसर की एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखी जाती आपसे कि वो उत्तर जो है एक एक्चुअल यूपीएससी के लेवल का उत्तर हो, ठीक है, एक्चुअल यूपीएससी का आंसर हो। वहां हमारी मंशा ये होती है, वहां हमारी स्पिरिट ये होती है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लिखे, पहले तो वो लिखना शुरू करे। तो शुरू के जो 30 दिन है, 40 दिन है, 50 दिन है, वहां पर रोज जब वो आंसर लिखेगा तो कम से कम वो आंसर लिखना प्रारंभ कर देगा, उसे आदत होगी। और जैसे जैसे वो एक से दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट में जाता जाएगा, वो इंटरलिंकिंग सीखता जाएगा। और जैसे जैसे वो इंटरलिंकिंग सीखेगा, वैसे वैसे उसका उत्तर ग्रेट होता जाएगा। यानी कि डे फर्स्ट पर आंसर राइटिंग करनी है, पर वो आंसर राइटिंग का उद्देश्य ये नहीं रखना है कि मैं एक अच्छा उत्तर लिख जाऊं, क्योंकि जब हम लिखेंगे हमें खुद महसूस होगा कि यार उत्तर तो उतना अच्छा नहीं है। तो बच्चे ये याद रखो कि शुरुआत के समय पर आपका मुख्य फोकस होना चाहिए केवल मैं उत्तर लिखूं, ना कि आप उसे ये समझो कि मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में मेन उद्देश्य होता है अच्छा उत्तर लिखना। तो डे फर्स्ट पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू नहीं करनी है, डे फर्स्ट पर आंसर राइटिंग शुरू करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है, उत्तर लेखन का अभ्यास का मतलब है कि मैं अच्छा उत्तर लिखने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। और अच्छा उत्तर लिखने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए है, इंटरलिंकिंग चाहिए है। वो इंटरलिंकिंग थोड़े समय बाद आएगी, उसके पहले आपको केवल सामान्य उत्तर लिखने का प्रयास करना है। तो आप ना मेरी बात को जरा ध्यान से सुनोगे तो ही डिफरेंस महसूस होगा, अदरवाइज आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर आप एक ही बात तो कह रहे हो, पहले आपने कहा कि फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं करना है और अब आप कह रहे हो फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है। तो नो, मैं दो अलग बातें कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट, और ये मान लीजिए आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स है, ठीक। तो इस दौरान, इस ड्यूरेशन में आपको बच्चे आंसर राइटिंग करनी है, आपको उत्तर तो लिखना है, उत्तर लेखन तो करना है, बट इसका उद्देश्य, इसका तरीका एक्चुअल यूपीएससी आंसर राइटिंग और उसका इंप्रूवमेंट नहीं है। इसका मेन फोकस है कि आपको आदत हो उत्तर लिखने की, आप उत्तर लिखने के हैबिचुअल हो, और इसके पश्चात आप जो है वो सही एक्चुअल यूपीएससी आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ोगे, वास्तविकता में वास्तविक उत्तर लेखन की ओर बढ़ोगे, ठीक। तो ये इज लाइक अ प्रोफेशनरी पीरियड। ये वो समय है जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, आप तैयार कर रहे हो उत्तर लेखन के लिए, ठीक। तो डे 1 से आंसर राइटिंग करनी है, बट डोंट एक्सपेक्ट द थिंग्स लाइक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में डेली आपका उद्देश्य यह होता है कि आज अंक आए या नहीं आए, ठीक। प्रैक्टिस का मतलब है आप रोज अपने आप में देखो कि इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। अब यहां पर वो करोगे ना बच्चे तो मोराल गिरने लगेगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। क्योंकि अरे भाई पढ़ा ही एक टॉपिक है, इंटरलिंकिंग कैसे करोगे? जब आपके अंदर कुछ ज्ञान होगा तब तो ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन होगा। तो पहले ज्ञान पूरा इकट्ठा कर लो, फिर उसका प्रदर्शन स्टार्ट होगा। लेकिन उसकी प्रदर्शन की प्रैक्टिस पहले से करने लगो, ताकि जब भर जाए दिमाग के अंदर तब अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, राइट। तो डू नॉट कंफ्यूज द टू थिंग्स, आप दो चीजों के बीच में भ्रमित ना हो। जब शुरुआत करो आंसर राइटिंग की तो अपने आप से कम 2 माह तक ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं अच्छा उत्तर लिखूं। केवल ये एक्सपेक्टेशन रखो, केवल ये अपने आप से उम्मीद करो कि आप रोज लिख पाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लिख जाओ, थोड़ा थोड़ा कर लिखना शुरू कर दो। जो पढ़ा उसे अपने शब्दों में लिखना शुरू करो, ना कि उत्तर लेखन अभ्यास है ये, ऐसा सोचकर लिखो। क्योंकि 2 माह तक उत्तर लेखन का अभ्यास वो नहीं है, वो केवल और केवल लिखने का अभ्यास है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं इस बात को कम्युनिकेट कर पाया हूं आपको। और ना वो एक बच्चा जिसके दिमाग में डाउट होगा, जो इतनी बारीकी से सोच रहा होगा, देख तो बाकी सारे स्टूडेंट उतनी बारीकी से सोचते नहीं है। इस लेक्चर को देख रहे हो, इसका मतलब आप बारीकी से सोचने वाले स्टूडेंट हो, तो उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इस सब को मैं करूं कैसे, तो डेली उतना मोराल, उतने क्वेश्चन लाओगे कहां से?
तब के केस में आपको देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो, और अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो सुनो भाई, ये वो सोल्यूशन है, फाउंडेशन बैच। फाइन, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन तैयारी अगर आप चाहते हो ऐसे करो कि सिलेक्शन एंश्योर हो, तो केवल और केवल इन बैचेस को ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी होगी, वही आपका सिलेक्शन रोकेगी। 100% क्लियरिटी होगी आपके सामने, विजन एकदम क्लियर होगा कि यार इस टाइम से इस टाइम तक क्लास लगेगी, 8 से 11 मैं क्लास करूंगा, क्लास के बाद मैं जो है वो लंच पर जाऊंगा, लंच से आने के बाद मैं नोट्स मेकिंग करूंगा, 3 घंटे नोट्स मेकिंग, 2 घंटे रिवीजन, 1 घंटे टेस्ट, क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड और मेटल हार्ड प्रिपरेशन। कोई स्कैवेंजिंग नहीं, कोई खाना बदोशी नहीं पढ़ाई के लिए कि भाई ये टॉपिक मैं इस सीरीज से पढ़ लूं, ये टॉपिक यूट्यूब से यहां से पढ़ लूं, इसके लिए मैं ये किताब खरीद लूं, टेस्ट सीरीज के लिए प्री में इस संस्थान चला जाऊं, मेंस में एक्स संस्थान चला जाऊं, इंटरव्यू के लिए फिर परेशान हो रहे हैं हम। कुछ नहीं करना है, ये रेस है, यूपीएससी इज अ रेस, और रेस में दौड़ने के लिए ट्रैक सही होना चाहिए, ये वो ट्रैक है। भीड़ का हिस्सा ना बने, सिलेक्शन भीड़ में नहीं स्ट्रेंथ में होता है। अगर ट्रैक पर चलोगे सिलेक्शन इंश्योर होगा। फाइन, सो ये बैचेस हैं, जब भी एनरोल करना है कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस कोड का यूज कर लेना है, मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगा। श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, इस कोड को यूज करने पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। एनरोल करना चाह रहे हो 2026 में देना है, 27 में देना है, 28 में देना है, चॉइस आपकी है, रास्ता हमारा होगा, मजा आएगा पढ़ाई करने में। फाइन, और अगर चाहते हो कोई मैं असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करूं तो ये मेरा जीमेल एड्रेस है, abhinav.bohre@studyiq.com। ठीक, इस पर मुझे मेल करिए, सीधा लिखिए कि सर मुझे ये डाउट है, मैं यूट्यूब का स्टूडेंट हूं, आपसे मैंने पढ़ा है और ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मेल नहीं कर पा रहे हो, ये लीजिए, ये है मेरा टेलीग्राम अकाउंट, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। बस इस पर आइए और अपना मैसेज कर दीजिए कि सर हमें जो है वो कोर्सेज ज्वाइन करना है, हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बता दें। एवरीथिंग विल बी शॉर्ट आउट। ओके, ऑप्शनल वगैरह पढ़ना चाहते हो तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई। ये ऑप्शनल का बैच है, मेरे साथ तैयारी करना चाह रहे हो, ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी हाजिर है। ओके, सो इस उम्मीद के साथ कि यार मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया, और कमेंट सेक्शन पे जरा मुझे बताना कि आपको लगा कैसा, मतलब जो बात मैं समझाना चाह रहा था आप समझ पाए या नहीं पाए, इसे जरूर कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा कि अगर आपको कहीं ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।